काली बहू का पति लाया गोरी सौतन। कादम्बरी देवी के घर में पोते की छठी का अवसर छिटका हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल छाया हुआ था। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी। आखिरकार आज बहू ने घर का वंश जो बढ़ाया था। लोगों ने मेघा को ढेर सारी बधाइयां दी और घर चले गए, मगर एक अजीब सी कश्मकश मेघा के मन को घेरे हुए थी। सब कुछ कितनी हंसी खुशी बीत गया। देख बहू, हमारे मुन्ने को कितने सारे उपहार मिले हैं। अरे मेघा बहू, कहाँ खोई हुई है? मुन्ना बिलखे जा रहा है और तेरा ध्यान कहीं और बटा है। माँ जी, प्रणव जी हमारे बेटे को देखकर खुश तो होंगे ना? कहीं इसका काला रंग देखकर वो इसे ठुकरा ना दे। मेघा बहू, तू बेवजह ही परेशान हो रही है। जब तू इस घर में बहू बनकर आई थी तब तेरे काले रंग से मैं भी तो कटी कटी रहती थी, तुझसे मीठे मुंह बात भी नहीं करती थी, मगर तेरे शरबती स्नेह में घुल मिल गई। तू देखना, जब वो अपने बेटे को गोद में उठाएगा तो उसका पत्थर दिल पिता बनने की खुशी से खुद ब खुद पसीज पड़ेगा। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तू सो जा। ऐसा कहकर कादम्बरी वहां से चली जाती है। तभी बिजली के कड़कड़ाहट के साथ इठलाते हवा के झटके से खिड़की खुल जाती है, जिसे देखकर मेघा घबराते हुए कहती है, ये अचानक मौसम कैसे बदल गया? ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेघा का मन सारी रात चिंताओं में घुला जा रहा था। तभी सुबह दरवाजे की खटखटाहट से सभी की आंखें खुल जाती है। मेघा आगे बढ़कर दरवाजा खोलती है, जहां सामने प्रणव खड़ा था, जिसके बगल में शिखा नाम की एक दूसरी सुंदर सी लड़की थी, जो प्रणव की दूसरी पत्नी थी। अपनी सौतन को सामने खड़ा देखकर मेघा का मन टुकड़ों में बिखर जाता है। प्रणव, तुमने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल ना आया? और तुम्हें एक शादीशुदा इंसान से शादी करते शर्म नहीं आई? शर्म तो मेरी सैंडल के नीचे दबकर मर गई। ये तो प्रणव के पूजनीय माता पिता ने प्रणव पर तुम जैसी काली लड़की से शादी करने की बात थोपी। प्रणव तुम जैसी काली कलूटी से सो कॉल्ड शादी करके खुश नहीं था, इसलिए वो अपने हिस्से की खुशी ढूंढते हुए मेरे पास आ पहुंचा। देखो मुझे और प्रणव को, इसे कहते हैं एक परफेक्ट कपल। ये सुनकर मेघा आगे बढ़कर अपने बच्चे को प्रणव के पास लाती है। प्रणव, हमारा जीता जागता बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। तुम इस सच से कैसे मुंह मोड़ सकते हो? झूठी फरेबी, जब मैंने तुझे छुआ ही नहीं तो तू मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? पता नहीं किस काले कुजात का गंदा खून है। इसका रंग रुआब काला है। ना तो ये मेरा बच्चा है और ना तो मेरी पत्नी। मेरी पत्नी सिर्फ शिखा है। प्रणव मेघा और उसके बच्चे को ठुकराकर शिखा के साथ कमरे की ओर बढ़ जाता है और मेघा बिलखती हुई अपना सामान बांधने लगती है। तभी कादम्बरी कमरे में आकर कहती है, जोश में होश खोने से पहले एक बार अपने बेटे के बारे में तो सोच। इस घर से जैसे ही तू अपने डग बाहर निकालेगी, समाज के सूबेदार इसे बिना बाप की औलाद कहेंगे और तेरे चरित्र पर लांछन लगाएंगे। मगर विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण खींच कर ले आ सकती है। अब तुझे अपना श्रृंगार अपनी सौतन से हर सूरत में छीनना होगा। अपनी सास की बात से मेघा के टूटे मन में एक आस उजागर हो जाती है। अगली सुबह मेघा सभी के लिए खाना नाश्ता बनाकर टेबल पर सजा देती है। तभी मेकअप से लदी गोरी सौतन प्रणव के बगल में आकर बैठ जाती है। शिखा, तुमने बहुत ही स्वादिष्ट आलू का पराठा बनाया है। हाँ प्रणव, ये पराठा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ये पराठा मैंने बनाया है प्रणव जी। ये सुनकर गुस्से में उबलता प्रणव खाने की प्लेट दूर करते हुए बोलता है, किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने को? हाँ, क्या लगता है तुम्हें इन घिसे पीटे पैतरों से मैं पिघल जाऊंगा और तुम जैसी काली बदसूरत को अपनी बीवी मान लूंगा? आज से मेरा खाना मेरी पत्नी बनाएगी, सिर्फ शिखा। अरे प्रणव, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? ये चूल्हे चौकी की चोचलेबाजी मेरे बस की बात नहीं। प्रणव जी, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी सौतन को डर है कि कहीं किचन में करछी चमचा चलाकर उसका रंग मेरे जैसा काला ना पड़ जाए। क्यों मेरी सौतन साहिबा, सही कह रही हूँ ना मैं? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? मैं बनाऊंगी प्रणव का खाना। शाबाश मेरी प्यारी सौतन, तुमने मेरी चुनौती को स्वीकार करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। शाम को शिखा प्रणव के लिए खाना बनाकर उसे परोसती है, जिसे देखकर प्रणव बुरा सा मुंह बनाकर बोलता है, शिखा, ये कैसा अतरंगी खाना बनाया तुमने? हाँ? ये जली भुनी रोटियां और ये जहर जैसी सब्जी, जान निकल गई मेरी तो। बस करो, एक तो मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम झूठे मुंह भी मेरी तारीफ नहीं कर रहे।
इतना ही बुरा बनाया है मैंने खाना, तो जाओ जाकर खुद बनाओ खाना। शिखा प्रणव पर चिल्लाकर पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और प्रणव भूख से मंदा मेघा का बनाया खाना खाने लगता है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और प्रणव को पता भी नहीं चलता कि कब उसके लड़खड़ाते कदम पहली पत्नी के पास जा पहुंचती है। क्या बात है प्रणव बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं पिताजी। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे अपने मन की बातें खोल कर कह सकता है। तेरा झुका हुआ सर बता रहा है कि तू अपने किए पर पछता रहा है। पता नहीं पिताजी, मेरे कदम कैसे लड़खड़ा गए और मेघा की मांग का सिंदूर मैंने शिखा के मांग में कैसे सजा दिया। फिर भी मेघा अपनी पत्नी धर्म निभा रही है। बेटा जा और मेघा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगी। प्रणव भीगी पलकों के साथ मेघा के पास आकर कहता है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं मेघा। काश मैंने तुम्हारे काले रंग को छोड़कर तुम्हारे मन में झांक लिया होता। मैंने तुम्हारे जीवन में सौतन का कांटा बो दिया, फिर भी तुम मुझ जैसे घटिया इंसान को मन का देवता बनाकर पूछती रही। आखिर क्यों मेघा, आखिर क्यों? क्योंकि दोष सिर्फ आपका नहीं प्रणव जी। अगर मैं कुरूप काली ना होती तो शायद आपके कदम ना लड़खड़ाते। हर इंसान के मन में खूबसूरत हमसफर पाने की होड़ होती है और जब वो ख्वाब टूट बिखरता है तो अक्सर हम भटक जाते हैं। मैंने आपको माफ किया। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को हर खुशी दूंगा, कोई हमारे दरमियान नहीं आएगा। वाह प्रणव, पता था मुझे कि तुम इस काली कमली के पीछे जरूर चल पड़ोगे। जा रही हूँ मैं अपने विनय के साथ, क्योंकि तुम जैसे फटीचर के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं। इसका मतलब मेरे साथ शादी सिर्फ एक ढोंग था? हाँ, और वैसे भी गोरी पत्नी की ललक में तुम खुद मेरे आगे पीछे लट्टू की तरह नाच रहे थे। अगर तुम अपनी काली बीवी के साथ खुशी से जिंदगी बिताना चाहते हो तो 2 दिन के अंदर मुझे 10 लाख रुपए दे देना, वरना तुमसे और तुम्हारी काली बीवी से मेरी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। इसकी नौबत नहीं आएगी नकली बहू रानी। ये रहे 10 लाख रुपए, और फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। चले जाओ यहाँ से। इस तरह आखिर में शिखा पैसे लेकर प्रणव और मेघा की जिंदगी से चली जाती है, जिसके बाद मेघा को अपने हिस्से का प्यार और अपना पति वापस मिल जाता है। साथ ही अपने बेटे को पिता का नाम मिल जाता है, जो उनके जीवन की एक नई शुरुआत थी। मगर प्रणव अपनी उस भूल को आज तक भुला नहीं पाया। आज भी उसके लड़खड़ाए कदमों की वो बुरी याद उसके जहन में जिंदा है। शिखा जैसा साया हर मोड़ पर ताक लगाए खड़ा है कि कब किसी की शादीशुदा जोड़े के जीवन में सौतन की डाह बनकर डेरी डाल ले। ऐसे गलत रिश्तों से बचाव ही बुद्धि का मूल है। बाला और नगमा दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जिसके बाद नगमा अपने घने बालों से इतनी दुखी हो जाती है कि वह अपने पति बाला से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे इतने सारे बाल क्यों दिए? ये तो मेरे संभलने में ही नहीं आते। काश मेरे थोड़े कम बाल होते। एक काम कीजिए, आप मेरे बाल काट दीजिए। अरे भगवान, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, और उसके बाद भगवान को कोस रही हो। कटवा कर भी क्या ही कर लोगी तुम? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप मेरे बालों की वजह से लेट हो जाइए, फिर मुझे मत कहना। बाला और नगमा दोनों के ही बाल बहुत अच्छे थे, जिसके बाद वह पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां बाला के सभी दोस्त और नगमा के सभी दोस्त उनके बालों की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह नगमा, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत बालों का ध्यान रखने के लिए तुम क्या करती हो? अरे ये तो नेचुरल ही खूबसूरत है, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी खूबसूरत और घने लंबे बालों के लिए तुम कुछ भी नहीं करती हो? अरे हाँ हाँ, सच में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तभी केशव बाला से कहता है, अरे बाला भाई, जरा मेरे बाल तो देख, उम्र से पहले ही झड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही बाल झड़ते रहे तो पता नहीं एक दिन में टकला ना हो जाऊं। मुझे बता, मैं अपने बालों के लिए क्या करूं? अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, अगर तू उसे इस्तेमाल करेगा तो तेरे बाल कभी नहीं झड़ेंगे। तू कुछ मत कर, तू बस सांड का तेल लगाना शुरू कर दे। बाला की ये बात सुनते ही केशव हंसने लगता है और कहता है, अरे भैया, ये सब हमसे ना हो पाएगा। पार्टी में एंजॉय करने के बाद नगमा और बाला दोनों वापस घर आ जाते हैं, जिसके बाद नगमा रात को सोने के लिए जाती है। सोने से पहले वह अपना फोन चलाने लगती है, जिसमें उसे बालों की शाइनिंग और लंबे करने के लिए कुछ प्रोडक्ट नजर आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, क्यों ना मैं भी इन्हें इस्तेमाल कर लूं, जिससे मेरे बाल लंबे भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, ऊपर से शाइनिंग भी करेंगे।
नगमा उन सभी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद 2 से 3 दिन में उसका ऑर्डर भी आ जाता है। नगमा अपने साथ साथ अपने पति बाला को भी वह प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बाल 1 से 2 दिन तक तो अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे इतने लंबे घने बाल अचानक से झड़ने क्यों लगे? ये सब तुम्हारे उन प्रोडक्ट का कमाल है। अब जो तुमने किया है उसे भुगतो। कुछ दिनों में नगमा और बाला के बाल सारे झड़ जाते हैं और वह बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, जिसके बाद मोहल्ले में सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। एक दिन नगमा बाजार से सब्जी खरीदने के लिए जा रही होती है। अरे वो देखो, नगमा जा रही है, जरा उसका गंजा टकला तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे करवा चौथ का चांद नजर आ गया हो। और तुम ऐसे क्यों कहती हो? किसी के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं होता। अरे अरे, सही तो कहती हूँ। अब टकली गंजी औरत है तो उसे टकली गंजी औरत ही कहा जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने बारे में नगमा ऐसा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, जिसके बाद वह अपने लिए एक विग खरीद कर लाती है और अपने पति से कहती है, सब लोग मुझे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं, आज से मैं इस विग को पहनूंगी। अरे ऐसा तो हो नहीं था। तुम्हारे चक्कर में अब मुझे भी लोग टकला टकला कहकर चढ़ाते हैं, लेकिन नकली विग पहनने से लोग और भी बेइज्जती करेंगे। तभी उनके घर के बाहर से बाला का दोस्त मुकेश जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे टकले, जल्दी से बाहर निकल, चल बाहर घूमने चलते हैं। बाला खिड़की के अंदर से झांककर अपने दोस्त मुकेश से कहता है, अबे जा, तेरा बाप टकला। बाला के ऐसा कहते ही उसका दोस्त मुकेश जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वह कहता है, अरे यार, अब तू टकला है तो टकला ही कहूँगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जा, नहीं तो मैं तब चला जाऊंगा। बाला अपने दोस्त मुकेश के साथ घूमने चला जाता है, जिसके बाद मुकेश और बाला दोनों कार में बैठे होते हैं। अरे टकलिया, जरा पीछे से पानी की बोतल तो निकालना। अभी तेरा बाप टकलिया, एक बार और अगर तूने मुझे टकलिया बोला तो तेरा अभी खोपड़ा गंजा कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। जब से बाला और नगमा के बाल झड़ जाते हैं, तब से गांव गली मोहल्ले के सभी लोग उन्हें गंजा टकला कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद नगमा और बाला को 2 बच्चे होते हैं और वह दोनों भी पैदाइशी टकले होते हैं। देखते ही देखते अब वह बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन बाला और नगमा दोनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी एक चिराग नाम का लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे वो देखो, गंजे पति की गंजी पत्नी और उसके टकले बच्चे जा रहे हैं। तेरी जात का पैंदा मारू, रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें टकला बोलने की, अभी बताता हूँ तुझे। टकला होने की वजह से बाला उस बच्चे के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगता है, जिसके बाद रोहित और अंजलि अपने पिता बाला से कहते हैं, अरे पिताजी रुक जाइए। अरे पिताजी, टकला बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो लोगों की सोच है। तुम सही कहती हो, ये तो लोगों की सोच है। क्यों हम लोग टकले बोलने पर लोगों से चिढ़े? देखिए, अब हम लोग एक काम करेंगे, हम चारों अपने सर के लिए विग बनवा लेंगे और उसे पहना करेंगे। सुझाव वैसे बुरा नहीं है, मैं आज ही हम चारों के लिए विग ऑर्डर कर देता हूँ। बाला अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए विग ऑर्डर कर देता है, जिसके बाद वह चारों विग लगाकर घूमने लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद एक दिन बाला एक न्यूज़पेपर में अमेरिकन डॉक्टर के बारे में पढ़ता है। लगता है ये डॉक्टर काफी अच्छे हैं, एक बार मुझे इन डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बाला अपनी पत्नी नगमा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका पहुंच जाता है, जहां वह अमेरिकन डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है। जिसके बाद अमेरिकन डॉक्टर बाला से कहते हैं, देखिए, ये सब आपके एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने होंगे। उस इन्फेक्शन की वजह से ही आपके बच्चे के भी बाल नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो समय के साथ साथ आप सभी के बाल आ जाएंगे। ये सुनते ही बाला बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपना भी ट्रीटमेंट करवाता है। उनका ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने तक चलता रहता है, जिसके बाद धीरे धीरे बाला और नगमा और उसके दोनों बच्चों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार हमारे बाल आने शुरू हो ही गए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। बाला अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया आ जाता है,
जिसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। अब उनके सर पर बाल आ जाते हैं और वह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगते हैं। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़की को सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड न लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? सुधा के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे कलयुग के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या? कलयुग, कलयुग, उठ जा बेटा। भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। सुधा अपने बेटे कलयुग को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखिए, पहले पर्ची बनवाइए, उसके बाद फीस भरिए, है ना? फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चों के बलबूते पर चलता है, ना कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर सुधा को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद सुधा अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे कलयुग के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही सुधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। सुधा को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा कलयुग होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जाओ मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगा कर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना? वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी सुधा रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? सुधा अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सुधा अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ, उठो ना माँ, देखो, ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। कुणाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सुधा की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में सुधा को होश भी आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए ये कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। सुधा मेघा से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहां से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहां बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते। अब हमारे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है, आज हम यहीं रुकेंगे। सुधा उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद सुधा पूरी रात ठंड में उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुधा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ उठो माँ, कुणाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुधा के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और सुधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी सुधा के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर ये माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो।
ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप न होते, मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है माँ। सुधा हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर सरगम को बहुत खुशी मिलती है और सरगम सुधा से कहता है, अरे आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो, मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर भी उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा, आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सरगम सुधा और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद सुधा सरगम और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले सरगम को परोस देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सुधा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाना खाओ। आप खाना खा लीजिए। जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी, और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे पेट भर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो। हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और सरगम के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन सुधा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद सुधा कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों, चलो आओ, मैं तुम सभी को लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। सुधा अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही सरगम उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो सुधा से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं, एक में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। सरगम चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहां सुला देता है, जिसके बाद सुधा सरगम से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुधा। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था, और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ, समाज हमारे रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते पर आज भी नहीं आएगी। सरगम सुधा के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से सुधा और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नए मोड़ से शुरू होती है और सुधा अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।